हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्न विद विक्रम सर। दोस्तों, आज हम हमारा राजस्थान कक्षा 6 भाग 1 का अध्याय नंबर 6 शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 5 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आज के पाठ का नाम है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। तो शुरू करते हैं इसे। राजस्थान का भौतिक स्वरूप। पिछले अध्याय में हमने राजस्थान के राजनीतिक व प्रशासनिक स्वरूप तथा अवस्थिति के बारे में अध्ययन किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में भौतिक प्रदेश कितने हैं? राज्य की पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ की जलवायु कैसी है? आइए हमारे राज्य से संबंधित इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में समझते हैं। राजस्थान का भौतिक स्वरूप अत्यंत जटिल एवं विविधता युक्त है। राज्य के मध्यवर्ती भाग में स्थित अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। राज्य का पश्चिमी भाग मरुस्थलीय है एवं दक्षिण पूर्वी भाग पठारी है। अतः भूसंरचना के आधार पर राज्य को 4 भौतिक भागों में बांटा जा सकता है। तो ये 4 भौतिक भाग कौन कौन से हैं? नंबर 1, थार का मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्व का मैदान यानी पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठार। तो दोस्तों, हम इन चारों के बारे में यहाँ अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में विशाल थार का मरुस्थल है। यह राज्य के 12 जिलों में लगभग 61% भाग पर फैला हुआ है। यहाँ राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। तो दोस्तों, थार का मरुस्थल जो है ये राजस्थान के 12 जिलों में फैला हुआ है, 61% भाग पर है और यहाँ पूरे राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। यह मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में अधिक जनघनत्व, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, कृषि, सिंचाई के साधन, सर्वाधिक जैव विविधता आदि के कारण विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहलाता है। तो दोस्तों, हमें याद रखना है कि थार का मरुस्थल है यह विश्व का सबसे धनी मरुस्थल है। बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थलीय भाग को भारतीय महामरुस्थल कहा जाता है। इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी व रेत के टीले पाए जाते हैं जो हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं। इन्हें बालू का स्तूप और स्थानीय भाषा में धोरे कहते हैं। थार के मरुस्थल को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर मरुभूमि, घग्गर का मैदानी भाग, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि तथा अंतःप्रवाही प्रदेशों में विभक्त किया गया है। दूसरा भाग है दोस्तों अरावली पर्वतमाला। राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की दिशा में राज्य के लगभग 9% भाग पर अरावली पर्वतमाला विस्तृत है। यह विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है, जो दक्षिण में गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से लेकर उत्तर में दिल्ली की रायसीना तक 692 किलोमीटर में विस्तृत है यानी फैली हुई है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। पहला भाग है पूर्वी राजस्थान
और दूसरा भाग है पश्चिमी राजस्थान। अरावली पर्वतमाला राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग है। तो दोस्तों, अरावली पर्वत में हमें ये याद रखना है कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो यह दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर है, जो लगभग 9% भाग पर फैली है। अगर हम ये बात कहें कि यह कहाँ से कहाँ तक है, तो यह दक्षिण में गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से लेकर उत्तर में दिल्ली की रायसीना की पहाड़ियों तक फैली हुई है, जो कि कुल 692 किलोमीटर विस्तृत है। दोस्तों, अगर हम ये कहें कि राजस्थान में इसका भाग कितना है, तो राजस्थान में इसका भाग है 550 किलोमीटर। फिर आगे देखें तो यह अरावली जो है राजस्थान को दो भागों में बांटती है। एक भाग का नाम है पूर्वी राजस्थान, दूसरा है पश्चिमी राजस्थान। इस पर्वतमाला से विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन प्राप्त होते हैं। अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकती है, यानी अरावली पर्वतमाला जो है ये राजस्थान में मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकती है। अब अगर हम देखें, ये हमारे राजस्थान का मैप है और ये हमारे अरावली पर्वतमाला है। ये भारतीय महामरुस्थल है, तो ये अरावली इसको आगे बढ़ने से रोकती है। इस पर्वतमाला में अधिकांश नदियों के उद्गम स्थल हैं। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वनस्पति, वन्य जीव, जड़ी बूटियाँ पाई जाती है। अरावली पर्वतमाला मानसून को रोककर पूर्वी एवं दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करती है। इन्हीं कारणों से अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है गुरु शिखर। यह सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है और दोस्तों इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। तो दोस्तों, यह राजस्थान का भौतिक प्रदेश दिखाया है। आप इसमें राजस्थान के चारों भागों को देख सकते हैं। मरुस्थलीय भाग, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदानी भाग और हाड़ौती का पठार। राजस्थान का तीसरा भौतिक प्रदेश आता है पूर्वी मैदान। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग चंबल, बनास, बाणगंगा व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, जो विस्तृत रूप से गंगा के मैदान का ही प्रवाह है। यह मैदान राज्य के लगभग 23% भाग पर फैला है। चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र नाली अपरदन के कारण अत्यधिक ऊबड़ खाबड़ हो गया है, जिसे चंबल के बीहड़ या डांग या उत्खात भूमि के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के सबसे उपजाऊ एवं सर्वाधिक जनघनत्व वाले इस क्षेत्र में राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों में माही और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित कुछ मैदानी भाग हैं, जिसे माही के मैदान के रूप में जाना जाता है। 56 गांवों के समूह और 56 नदी नालों से निर्मित मैदान के कारण इसे 56 का मैदान भी कहते हैं। तो दोस्तों, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले के अंदर माही और सहायक नदियां हैं, जिसे माही का मैदान 56 गांवों के समूह होने और 56 नदी नालों का समूह होने के कारण इसे 56 का मैदान भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अगला भौतिक प्रदेश आता है दक्षिण पूर्वी पठार। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हाड़ा वंशी शासकों का क्षेत्र होने के कारण हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। ये राजस्थान के लगभग 7% भाग में फैला हुआ है और इस पठारी क्षेत्र की अधिकांश मिट्टी लावा निर्मित मध्यम काली है, जो उपजाऊ मिट्टी है। राजस्थान के अन्य पठारों में प्रमुख है सिरोही में स्थित उड़िया का पठार और आबू,
उदयपुर और राजसमंद में स्थित भोराट का पठार, चित्तौड़गढ़ में मेसा का पठार, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जिले के पूर्वी भाग में स्थित ऊपरमाल और उदयपुर और प्रतापगढ़ में स्थित लसाड़िया का पठार। तो दोस्तों, आपको इन पठारों के बारे में भी याद रखना है कि सिरोही में स्थित है उड़िया और आबू, उदयपुर और राजसमंद में है भोराट का पठार, चित्तौड़गढ़ में है मेसा का पठार, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जिले के पूर्वी भाग में है ऊपरमाल, उदयपुर और प्रतापगढ़ में है लसाड़िया का पठार। तो दोस्तों, आगे देखते हैं जलवायु व ऋतु चक्र। राजस्थान की जलवायु पर मानसून का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति और भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिमी स्थिति, समुद्र से दूरी, अरावली पर्वत की स्थिति और प्रदेश के विस्तार के कारण राजस्थान देश का एकमात्र प्रदेश है जहां 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियां पाई जाती है। जहां राज्य के पश्चिम में लगभग 61% भाग में शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु है, वहीं अरावली के पूर्व में जयपुर एवं उत्तरी पूर्वी जिलों में उप आर्द्र जलवायु, सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक आर्द्र जलवायु तथा दक्षिण में बांसवाड़ा व दक्षिण पूर्व के झालावाड़ में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है, जहां औसत वार्षिक वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर होती है। जलवायु की औसत अवस्थाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजस्थान भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक शुष्क है। दोस्तों, इस मानचित्र में हमें राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा के बारे में दिखाया गया है। आप इनके संकेत के माध्यम से इसे देख सकते हैं। ज़्यादा नीला भाग अति वर्षा को दर्शाता है, जो कि हाड़ौती के पठार पूर्वी राजस्थान के अंदर अत्यधिक है। जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान में मुख्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु जो मार्च से लेकर जून तक होती है, वर्षा ऋतु जो जुलाई से लेकर सितंबर माह तक होती है और शीत ऋतु जो कि अक्टूबर से लेकर फरवरी माह तक होती है। तो दोस्तों, हम इन तीनों ऋतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले देखते हैं ग्रीष्म ऋतु। इस ऋतु में तापमान विभिन्न क्षेत्रों में सामान्यतः 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, चूरू आदि जिलों में तापमान 40 से 45 डिग्री तक हो जाता है। थार मरुस्थल रेतीला होने के कारण भारत के अत्यधिक गर्म प्रदेशों में से एक है। रेत जल्दी गर्म होती है और वह जल्दी ठंडी भी हो जाती है। अतः मरुस्थल में इस ऋतु में दिन का तापमान बहुत बढ़ जाता है और रात में कम हो जाता है, जिससे दैनिक और वार्षिक तापांतर भी अधिक होता है। ऊंचाई के कारण माउंट आबू इस ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान रहता है। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को लू कहा जाता है। कभी कभी इसकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक हो जाती है। अगली ऋतु है वर्षा ऋतु। राजस्थान की 90 से 95% तक वर्षा इस ऋतु में होती है, जो मानसूनी हवाओं से जुलाई से सितंबर के मध्य होती है। यहाँ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं के मानसून से वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है, जो अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में होती है। अरब सागर के मानसून से अधिकांश वर्षा दक्षिण राजस्थान में होती है। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले के अंदर होती है, जो लगभग 100 सेंटीमीटर है, जिसे राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला माना जाता है। और सबसे कम वर्षा की बात की जाए तो यह जैसलमेर जिले में होती है, जो लगभग 10 सेंटीमीटर होती है।
सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाले अगर स्थान की बात करें तो वह माउंट आबू है, जहां औसत 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग से उत्तर पश्चिम भाग की ओर वर्षा के अंदर लगातार कमी होती है। अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक और पश्चिम भाग में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो दोस्तों, अगली ऋतु आती है शीत ऋतु। शीत ऋतु राजस्थान में शीत ऋतु में तापमान धीरे धीरे कम हो जाता है। पश्चिमी राजस्थान में रेत के अत्यधिक ठंडी हो जाने से तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड या कुछ स्थानों पर इससे भी कम हो जाता है। ऊंचाई के कारण ही इस ऋतु में माउंट आबू राजस्थान में अधिक ठंडा रहता है। इस ऋतु में आकाश साफ रहता है और मंद मंद गति से पवन चलती है। उत्तर भारत से आने वाली शीत लहर के प्रभाव में आने से ठंड बहुत बढ़ जाती है। भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ या पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। ये चक्रवात भूमध्य सागर से आकर राजस्थान सहित उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा करते हैं और इस वर्षा से गेहूं की फसल को लाभ मिलता है। आगे है दोस्तों अकाल और मरुस्थलीयकरण। राजस्थान में विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में बार बार अकाल सूखा पड़ता है। इसका कारण है वर्षा का सामयिक, अपर्याप्त, अनिश्चित और अनियमित होना। इसके कारण पशु पक्षियों के लिए चारा, पानी, मनुष्यों के लिए अनाज व पेयजल की कमी की स्थिति हो जाती है, जिसे अकाल कहा जाता है। कम वर्षा यहाँ की जलवायु का प्राकृतिक स्वभाव है, लेकिन मानवीय स्वार्थों ने जिस तरह विवेकहीन ढंग से वनों की कटाई की है, भूमिगत जल का अति दोहन किया है, पारंपरिक जल संसाधन प्रबंधन की उपेक्षा की है, उसका प्रतिकूल प्रभाव प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक जीवन पर पड़ता है। भौतिक दशाओं एवं मानवीय कार्यों द्वारा जब उपजाऊ भूमि बंजर व रेतीली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है तो उस क्रिया को मरुस्थलीयकरण कहते हैं। राजस्थान के पश्चिम भाग में लगातार मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, फिर भी वृक्षारोपण द्वारा इसे कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, यह अध्याय कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं इसकी कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों को और इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। बंजर। बंजर का अर्थ है दोस्तों अनुपजाऊ। बीहड़ या उत्खात भूमि, जिसका अर्थ है नदी जल के कटाव से बनी ऊबड़ खाबड़ भूमि। समवर्षा रेखा, मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को समवर्षा रेखा कहा जाता है। मानसूनी हवाएं, ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलने वाली हवाएं। अपर्दन, जल या पवन द्वारा मृदा का कटाव होना अपर्दन कहलाता है। अब देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? तो पहला ऑप्शन है अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान, थार का मरुस्थल या हिमालय पर्वत। तो दोस्तों, हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश में 4 भौतिक प्रदेशों को पढ़ा था, जिनमें अरावली पर्वतमाला है, पूर्वी मैदान है, थार का मरुस्थल है, लेकिन हिमालय पर्वत नहीं है। तो दिए गए ऑप्शन में हिमालय पर्वत राजस्थान का भौतिक प्रदेश नहीं है। दूसरा प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, एवरेस्ट, जरगाजी, कंचनजंगा। तो दोस्तों, सही उत्तर है गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र नाली अपर्दन के कारण अत्यधिक ऊबड़ खाबड़ हो गया है। दूसरा है, उपजाऊ भूमि का बंजर व रेतीली मिट्टी में परिवर्तन मरुस्थलीयकरण कहलाता है।
अगला प्रश्न है कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र प्रतिवर्ष सूखे का सामना करता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पश्चिमी राजस्थान। अगला प्रश्न है मावठ किसे कहते हैं। तो दोस्तों भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ या पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।